नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंडवेन्स इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे साथ न सिर्फ आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। और हमारे साथ जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट, ना सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू बल्कि हमारी वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सारी सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे लेक्चर्स बेसिकली। चलिए, तो अब क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए हम आपके लेके आए हैं स्पेशल लास्ट मिनट रिवीजन सेशन। और आज हम इस सेशन में कवर करेंगे कक्षा 10वीं के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्कोरिंग है मेरे हिसाब से। ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, मतलब कोई 5 या 7 नंबर से ऊपर का तो नहीं आएगा, खैर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में इससे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं और 2 और 3 मार्क में आ सकते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले फटाफट कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी से और एग्जाम्पलर से। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसके पहले चैप्टर 1 आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बढ़िया से लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और बात अच्छी लगी तो देखो यहाँ पे लाइक बटन है, उसको भी हल्का सा प्रेस कर दो ताकि हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़िया रहे। चलिए, तो यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, कक्षा 9वीं में एक बढ़िया सा चैप्टर था, बड़ा सा सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, वहां पे भी था और उसमें 7 एक्सरसाइज थी, अगर आपको याद होगा तो वहां आपने काफी डिटेल में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। पर क्योंकि हमारी रिवायत है, थोड़ा सा हम रिवीजन लेके चलते हैं, तो यहां पे भी आपको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या है। पॉलिनोमियल्स की हम चर्चा करें तो बेसिकली ये आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के परिवार से। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, जब एक बार प्रेशर कुकर में नंबर्स और अंग्रेजी के जो अपने लेटर्स थे उनको डाल के 2-4 सीटी लगवा दी गई, तो जो बना उसे फिर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा, जहां पे वेरिएबल्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है इन वेरी सिंपल सेंस, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं एक वेरिएबल में बात करूं, ठीक है, वेरिएबल्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 ABCD XYZ कोई भी हो सकता है। पर अगर हम किसी एक वेरिएबल में जब चर्चा करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे बड़ी पावर वाला, सबसे बड़ी वेरिएबल पावर वाला जो आपका एक्सप्रेशन होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म होती है, वो सबसे पहले लिखी जाती है और फिर घटते क्रम में पावर के इनको लिखा जाता है सामान्यतः उसी से फिर इनका इवैल्यूएशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x माइनस 6, घटते क्रम में पावर के, पहले 2 है पावर, फिर 1 हो गई, फिर x बचा ही नहीं, ठीक है। ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब यहां देखो आगे क्या लिखा है, वेयर n, अब ये जो n है मतलब जो आपका वेरिएबल की पावर है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी कोई नियमावली नहीं है। पॉलिनोमियल्स बनने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल होना पड़ता है, और वो स्पेशलिटी क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां जो n है वो इस पावर वाले n की बात कर रहा है कि वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है ठीक है, नॉन नेगेटिव और इंटीजर होनी चाहिए, डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन नहीं। इसीलिए जो रूट वाले होते हैं आपके वेरिएबल्स वो पॉलिनोमियल्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है वो चीज, ठीक है। जैसे एंड A0 A1 AN, ये जो A से लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, बेसिकली नंबर्स हैं, और वो रियल नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब वेरिएबल के साथ रूट वाला नंबर अर्थात इरैशनल नंबर आ सकता है, पर वेरिएबल स्वयं रूट के अंदर नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, नेगेटिव पावर वाला नहीं हो सकता, फ्रैक्शन पावर वाला नहीं हो सकता पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलिए, अब यहां देखिए कुछ, अब क्योंकि पॉलिनोमियल्स हमने डिसाइड किए, उसकी क्वालिटीज हमने बता दी, तो उसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ना जरूरी है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में, ठीक है। सर मतलब पॉलिनोमियल ने कितनी पढ़ाई की है, नहीं, ऐसा घटिया जोक नहीं मारना है। डिग्री का मतलब होता है यहां पे गणित में पॉलिनोमियल्स में कि हाईएस्ट पावर कितनी है, x की
हाईएस्ट पावर को आप पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। यहां पे इन्होंने x लिखा है, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है, क्योंकि डिग्री के हिसाब से बहुत सारी चीजें पॉलिनोमियल में डिसाइड होती हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाती है तो उसको हमने अलग से एक नाम दिया गया है। जैसे हमारे घर में जो बालक बालिका होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका पेट नेम रखा जाता है, जैसे चुन्नू मुन्नू पम्मी ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिग्री के हिसाब से नाम रखे गए हैं पेट नेम। जैसे यहाँ पे है डिग्री 1 है तो वही पॉलिनोमियल फैमिली का हिस्सा है, लेकिन अलग से नाम रख दिया है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो पॉलिनोमियल का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 5 हो जाएगी तो स्पेसिफिक डिग्री 5 के लिए कोई नाम नहीं है, फिर आप उनको पॉलिनोमियल के नाम से ही बुलाने लगते हैं। क्यों भैया? क्योंकि देखो, जैसे हो सकता है कि आपके पिताजी का बचपन में कोई पेट नेम होगा, ठीक है, या घर का कोई नाम होगा जिससे उनको उनके बड़े बुजुर्ग बुलाते होंगे जब वो छोटे थे, पर अब जब वो पिताजी की रैंक पे पहुंच गए हैं, पिताजी बन गए हैं, आप इतने बड़े बालक के पिताजी हैं, बालिका के पिताजी हैं, तो शायद ही उनको कोई पेट नेम के नाम से बुलाए, है ना? थोड़ा सा उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। तो यहां पे भी वही बात है कि भैया जो पावर है वो 4 तक तो ठीक है, लेकिन 5 पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। 5 पावर के लिए क्या नाम रखें, इसलिए 4 तक ही आमतौर पे यूज किया जाता है। उसमें भी पहली दूसरी तीसरे जो है लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, इन्हीं पे पूरा मामला निपट जाता है। ठीक है, यहां पे देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहां पे देखिए, लीनियर का होता है ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहीं से फिर आगे जाके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक चैप्टर बनता है। फिर क्यूबिक का होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपको यहां पे दिख गया। उसके बाद फिर बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 हो जाएगी, तो पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर e पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब यहां पे इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अब ये लिखने का तरीका है। ठीक है, px बेसिकली इसको हम बोलते कैसे हैं? इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब तो ये अपन ने बता दिया कि भैया हम पॉलिनोमियल हैं और x के हैं। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है, देखो यहां पे कि पॉलिनोमियल इज अल्फा इज अ रियल वैल्यू, तो अल्फा है वो एक रियल वैल्यू है। ठीक है, एक नंबर है जिसको जब आप पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, पुट करने का मतलब क्या होता है? देखो, अब यूं तो गणित जो है पूरा वो है तो नंबरों का खेल, लेकिन बीच में कभी कभी थोड़े बहुत अपने वेरिएबल्स आ जाते हैं ना। तो मान लो अपना p ऑफ x है, पॉलिनोमियल ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये अपना p ऑफ x है ना। अब जब आप इसमें x की वैल्यू अल्फा पुट कर रहे हो, मतलब आप x जो कि यहां पे फिलहाल वेरिएबल के रूप में है, जब आप उसको कोई एक नंबर, कोई एक संख्या प्रदान करते हो, तो अब आप इस संख्या को पॉलिनोमियल के अंदर भी पुट करोगे, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया भैया x इक्वल टू 1, तो उसको डिफाइन करके आप छोड़ तो नहीं दोगे, आपको पुट करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6। अब पुट करने का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल के अंदर वो वैल्यू को रखना। ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे मैंने x इक्वल टू 1 रखा, अब मैं x इक्वल टू 1 रख के अगर छोड़ दूंगा तो 1 क्या बोलेगा? जब मेरा काम नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों, है कि नहीं? अब हम बेचारे को बुला के लाएं तो कुछ ना कुछ यूज तो करेंगे ही, तो हमने वही यूज किया कि पॉलिनोमियल में 1 को रखा, तो जहां जहां पे x था वहां पे 1 आ जाएगा। तो यहां पे p ऑफ 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 5 प्लस 6, 6 और 5 11, 1 12। तो पॉलिनोमियल जहां पे नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन था, वहां पे वेरिएबल की जगह कुछ नंबर पुट करते ही, कुछ रियल वैल्यू पुट करते ही, जो हमारा न्यूमरिक आंसर आया, जो हमारा नंबर्स के फॉर्म में आंसर आया, जो हमारी न्यूमरिक वैल्यू आई है, उसे आप कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बता रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जैसे ही मैंने वेरिएबल को किसी न्यूमरिक वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, तो फिर मेरे पॉलिनोमियल की न्यूमरिक वैल्यू क्या आई क्योंकि नंबर्स मिला के कुल मिला के मैथ्स का सोल है कि नहीं।
तो ये बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मिल गई। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ अल्फा। अब लिखने का तरीका क्या है, पी ऑफ अल्फा मतलब पी ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। अब ये वैल्यू जरूरी नहीं कि पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया में जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया उन्होंने रियल वैल्यू की बात कही है मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इरैशनल, रैशनल, कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, सब पे पॉलिनोमियल रिस्पॉन्ड करेगा और आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई जी। चलिए अब हम इस बात पे इतना ध्यान दे क्यों रहे थे, क्योंकि अगला वाला पॉइंट इससे आता है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट ये आता है कि अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो ऊपर आप अल्फा की बात कर रहे थे, यहां पे आप k की बात कर रहे हैं। अब अगर आपने कुछ परिवर्तन लाया है तो पक्का किसी विशेष कारण की वजह से ही लाए होंगे। तो वो विशेष कारण क्या है भैया, देखो अल्फा से k तक का हमारा जो सफर है वो एक विशेष कारण की वजह से हुआ है, और वो ये कारण है कि यहां पे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात चल रही है जरा इसको ध्यान से समझो। देखो पॉलिनोमियल में आपने x की वैल्यू रखी अल्फा और उससे आपको पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू मिली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखते जाओगे आंसर मिलते जाएंगे, वैल्यू रखते जाओगे आंसर मिलते जाएंगे। आप 50 वैल्यू रखोगे आपको 50 आंसर मिलेंगे, लेकिन ऐसे कुछ यूनिक केस होंगे जहां पे आपका पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जाएगा। तो भैया उन यूनिक केसेस की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, उन्हें अलग से आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स का आना इज फाइन पर जीरो का आना इज अ यूनिक इवेंट। ठीक है, जीरो आना मतलब पूरा पॉलिनोमियल तहस नहस होके कैंसल वैंसल होके शून्य के बराबर पहुंच गया, तो इट इज अ रेयर थिंग। तो इसीलिए अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है x की जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल की स्वयं की वैल्यू पूर्णतः शून्य के बराबर हो जाती है, तो उस वैल्यू को आप कहते हो, जो आपने x की वैल्यू रखी उसे आप कहते हो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसे आप कहते हो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर ये कितना आसान है, क्यों ना हम यहाँ पे x की वैल्यू मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो रख दे तो हमारा पॉलिनोमियल ऑटोमेटिकली जीरो के बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें यदि मैं x की वैल्यू शून्य रख दूंगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल अपनी न्यूमेरिक वैल्यू में शून्य के बराबर आ जाएगा, क्योंकि प्लस 6 से देखो हो सकता है मैं जब x की वैल्यू जीरो रखूं तो बाकी सब तो गायब हो जाए, ये केवल 6 रह जाए। इज दिस क्लियर? जी सर। तो ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है कि जीरो होने से आप जीरो नहीं बन जाते, मतलब x की वैल्यू जीरो रखने पे ही आपको जीरो नहीं मिलता, बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब यहां पे देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब तक हम जो पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में वो थोड़ा सा अर्थमेटिक था, है ना, लेकिन इसका एक ज्योमेट्रिक वर्जन भी है जो कि हमें समझना चाहिए, जरूरी है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए। चलिए तो अब देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम यहां क्या कहना चाह रहे हैं। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, वेयर द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। अब यहां समझो, ये कह रहे हैं कि ये रहा आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो कब से चलते आ रहा है उसी को लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसमें आप जैसे ही x की कोई वैल्यू रखते हैं, उदाहरण के तौर पे 1 या -1 या 2 -2, तो आपको p ऑफ x की एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो आपने इनपुट डाला, आपको आउटपुट मिलेगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो 12 के बराबर। ऐसे ही जब आप -1 डालोगे तब कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा, देखोगे तो 2 के बराबर। कैसे? -1 का स्क्वायर इज 1, 6 प्लस 1 इज 7, 5 इंटू -1 इज -5, तो 7 - 5 इज 2। तो इस तरीके से x की अलग अलग वैल्यू रखने पे आपको p ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। पर जब मैं इस चीज को ग्राफ पे लेके जाना चाह रहा हूं,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं p ऑफ x को एक दूसरा नाम दे दूंगा जो कि हमारे ज्योमेट्रिक मीनिंग में काफी आता है और वो है y। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इनपुट रखा मैंने वो x है और जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं y का नाम दे देता हूं ताकि मैं अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकूं, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग निकाल सकूं। तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया, p ऑफ x की जगह y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब जब x और y की जोड़ी बनती जाएगी तो हमारे लिए ज्योमेट्रिक मीनिंग निकालना आसान हो जाएगा, ग्राफ बनाना पॉसिबल हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि x के जो जीरोस होते p ऑफ x के जीरोस क्या होते हैं, तो सर जीरोस वो वैल्यू होती है जिसपे पॉलिनोमियल स्वयं शून्य के बराबर हो जाता है, तो वो होंगे आपके x कोऑर्डिनेट, और जहां पे वो ग्राफ टच करेगा किसको, x एक्सिस को, वो होंगे आपके y कोऑर्डिनेट्स जहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो शून्य के बराबर हो गया। क्योंकि देखो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है सर, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वह वैल्यू, फॉर एग्जांपल -2 होगी एक वैल्यू, वो जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल स्वयं शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस जगह पे ये स्पेशल ओकेजन है जहां पे आपका ग्राफ क्या होगा, आपके पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को टच करेगा, y एक्सिस पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, p ऑफ x 0 आ गया, तो फिर उसका y एक्सिस पे ऊपर नीचे कहीं जाना संभव ही नहीं है। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोस एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस। ये देखो यहां पे क्या लिखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रियल जीरोस होते एट मोस्ट, 2 से कम भी हो सकते पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होते हैं। तो यहीं से आपको एक चीज ये भी समझ में आती है कि भैया जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की एटमोस्ट उतने ही रियल जीरोस होंगे। मतलब डिग्री 1 है तो 1 जीरो, डिग्री 2 है तो 2 जीरो, डिग्री 3 है तो 3 जीरो, डिग्री 4 है तो 4 जीरो, लेकिन वो भी एटमोस्ट, उससे कम पे भी कार्य हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 ही होंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 हो सकते, 2 से कम पे भी काफी बार चीजें हो जाती हैं। चलिए ये हो गया अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां समझो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो अगर मैं आपसे एक बात चर्चा करूं, ठीक है, मान लो आपके पास 2 इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक ये वाली है आपके पास पॉलिनोमियल, ठीक है, और दूसरी है मान लो p ऑफ x के लिए 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 14 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये अभी एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, दिल पे मत लेना कि अरे सर ऐसे कैसे। ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर आप देखोगे 14 टू सा, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं 14 टू सा 28, 28 इज कितना 7 4 सा 28 है ना, तो इसको एक काम करो प्लस 3x लिख लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां पे 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया एक्स स्क्वायर तो यहां भी है, यहां भी है, एक्स तो यहां भी है, यहां भी है, कांस्टेंट तो यहां भी है, यहां भी है, लेकिन फिर भी दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो अलग अलग आएंगे। हो सकता है कुछ सॉल्यूशन एक जैसे हो, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी डिफरेंट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब जब एक्स स्क्वायर सेम है, एक्स सेम है, दोनों में कांस्टेंट लगने ही लगने हैं, तो फिर आंसर में डिफरेंस आ क्यों रहा है सर? डिफरेंस इसलिए आ रहा है, इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात मान के दोनों में कांस्टेंट सेम भी कर दूं, मैं मान लो यहां -14 की जगह यहां पे +6 लिख भी दूं, तब भी मेरे दोनों जो पॉलिनोमियल हैं उनके आंसर अलग अलग आएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल के निर्माण में उसके वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है
इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे जीवन में भी हम कैसे व्यक्ति बनेंगे, इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे मित्र कैसे हैं उस पर भी पड़ता है, उसका भी होता है। ये आपको समझ में आता है, आपने देखा भी होगा, अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड बन गया है तो आप थोड़ा बहुत उनसे अडॉप्ट करने लगते हैं, उनकी हैबिट्स को उनके हैबिट्स में आप भी ढलने लगते हैं। ठीक वैसे यहां पे होता है। तो जैसा मित्र होगा, मतलब जैसा वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, आपका जो पॉलिनोमियल है वो भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। इज दिस क्लियर? तो मैं आपसे यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया जैसे पॉलिनोमियल के निर्माण में उसके कोएफिशिएंट का रोल होता है, ठीक वैसे ही पॉलिनोमियल के जीरोस के निर्माण में उसके कोएफिशिएंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर तो सब जगह पे है, एक्स सब जगह पे है, कांस्टेंट सब जगह पे है, डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है कोएफिशिएंट्स का। तो यहां पे वही हमें समझना है कि किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, एकदम गौर से। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके चलते, एक बार में एक ही चीज को अपन रखेंगे, ठीक है। तो यदि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री कितनी? मतलब सर डिग्री हो गई 2, डिग्री हो गई 2, मतलब एटमोस्ट कितने जीरोस? एटमोस्ट हो जाएंगे 2 जीरोस, ठीक है। यहां पे हमारे पास 2 जीरोस हमने मान लिए, एक अल्फा दूसरा बीटा, ठीक है। तो ये 2 जीरो जो कि मैक्सिमम हो सकते हैं वो हमने यहां पे लिख लिए अल्फा बीटा, ये हमारे जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। और अब हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको हमने जनरल फॉर्म में अज्यूम कर लिया, तो हमें ये पता चला, हमें मतलब मैथमेटिशियन ने पूरी मेहनत की और उन्हें ये रिजल्ट मिला कि आपके जो जीरोस हैं उनका उनका एडिशन इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस बी बाय ए, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहां पे अगर आप देखोगे जो माइनस बी बाय ए है, बी होता है आपका मिडिल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको ही आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते समय 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, वो भी एडिशन वाले, ठीक है। लास्ट वाले को देखोगे तो सी बाय ए मतलब कांस्टेंट वाला, ठीक है, वो प्रोडक्ट से आता है। तो अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नियम याद है तब आप यही चेक करते हैं कि बीच वाले को ब्रेक करना है कुछ इस प्रकार की ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय बीच वाला आ जाए और गुणा करते समय लास्ट वाला आ जाए। याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो बस वही नियम आप समझ सकते हैं कि धरती गोल है, तो आपने वो जो नियम पढ़ के रखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, लगभग वहीं से इसका पूरा इतिहास आता है कि बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि 2 के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाए, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला आ जाए। करेक्ट। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसका जनरल नाम है b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं कि सर हमें फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है कौन सा b है कौन सा a है, तो हमारे पास ये अप्रोच भी रह सकती है। प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे कि कांस्टेंट बना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, ये जो रिश्तेदारी है ये केवल क्वाड्रेटिक में नहीं होती है, क्यूबिक में भी होती है। उसमें देखो क्या होता है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है पर फिर भी आपको एक बार पता होना चाहिए। उसमें सम ऑफ द जीरोस के लिए माइनस बी बाय ए होता है, बस फर्क कितना है देखो वहां पे, क्योंकि 3 है पावर हाईएस्ट तो 3 जीरो होंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। उसके बाद तो पहले आपने किया 1-1 का सम, फिर आप कर रहे हैं 2-2 का सम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है। तो ये 1 एट अ टाइम हो गया और उसका सम हो गया माइनस बी बाय ए जो हमने पहले ही सीखा है। ये 2 एट अ टाइम हो गया, इसका फन है, इसका सम है सी बाय ए, और लास्ट वाला 3 एट अ टाइम, ठीक है।
तो उसका होता है माइनस डी बाई ए। तो अब याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि आपने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिश्ता पता लगा लिया है, उसका वेरिफिकेशन इवैल्यूएशन आप सीख गए हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसका रिवर्स रास्ता भी होगा। मतलब अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की जानकारी है, ठीक है, तो आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। भाई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता थी, आपने जीरो से रिश्तेदारी निकाल दी। अब ये कह रहे हैं अब आपको ये चीज पता है तो इसका उल्टा भी कर लो। मतलब अगर आपको जीरोस पता है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बता दो। तो वो देखो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये देखो यहां लिखा भी हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर है ये माइनस। अब आपको याद होगा अगर हमने बी बाई ए का जो फॉर्मूला लिखा है क्वाड्रेटिक के लिए, उसमें भी हमने क्या बोला है, माइनस बी बाई ए। तो वो जो माइनस बी बाई ए है वो यहीं से देखो क्लैरिफाई हो रहा है कि यहां भी माइनस साइन लगा हुआ है, वहां लगा था तो ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो आपकी एक्सरसाइज आ गई है 2.1 जिसमें आपको अलग अलग ग्राफ दिए हैं। आपको बताना है कि किसका पॉलिनोमियल है, किसका ग्राफ है ये और कितने जीरोस होंगे। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ग्राफ होगा हमारे सबसे पहले वाले जिसका नाम के जिसकी पावर 1 होती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, लीनियर का, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे बता दें कि कितने जीरोस होंगे? क्या हम बता पाएंगे? नहीं सर, एक्स एक्सिस को टच करता तो हम बताते कि हाँ भैया इतने जीरोस हैं, ठीक है। अब इनको देखिए, ये किसका ग्राफ है, तो देखो यहां पे ट्विस्ट एंड टर्न कितने हैं, तो ये क्यूबिक का ग्राफ है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक बार टच कर रहा है तो 1 0 तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस तो यहां पे क्यूबिक है, एटमोस्ट 3 हो सकते हैं पर अभी तो एक दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये भी जितना ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा है ये भी क्यूबिक का ग्राफ है। यहां पे देखोगे तो एक्स एक्सिस को एक बार, 2 बार और 3 बार टच कर रहा है तो आप लिख सकते हो 3 जीरोस। क्लियर है। यहां देखो ये जो ग्राफ होता है ऐसा यू शेप का, ये ग्राफ होता है सदैव ही कैसे उसका, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। या तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर ये नीचे की तरफ खुलेगा पर शेप यही रहता है। तो है ये क्वाड्रेटिक का और आपके जीरोस हो जाएंगे 2, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए इसमें ट्विस्ट एंड टर्न बढ़ते जा रहे हैं तो ये क्यूबिक की जगह उससे भी एक लेवल ऊपर है तो आप कहते हो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक को कितनी जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, 4 जगह पे टच कर रहा है तो जीरोस हो गए कितने, 4 जीरोस हो गए, ठीक है। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस का आपको प्रमाण मिलता है। अब यहां देखिए ये भी क्या है, तो सर ये भी है बाई क्वाड्रेटिक क्योंकि इतनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखो यहां पे 1 2 3 बार तो यहां एट मैक्स 3 जीरोस हैं, ठीक है। या ये हो सकता है बहुत बार कि देखो एक ही जीरो 2 बार होता है, रिपीट होता है, तो यहां पे अभी तो 3 जीरोस दिख रहे हैं पर जितना ट्विस्ट एंड टर्न है ये बाई क्वाड्रेटिक ही है। देखो लीनियर का ग्राफ सीधा रहेगा हमेशा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे यू शेप में रहेगा मतलब एक टर्न, क्यूबिक का ग्राफ थोड़ा ऐसा रहेगा मतलब 2 टर्न, ठीक है। और उसके बाद फिर बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ मतलब 2 से ज्यादा 3 टर्न, तो देखो 1 2 3 इस तरीके से आपके यहाँ पे ग्राफ को पहचानते हैं अपन और फिर जीरोस गिनते हैं। क्लियर है ये? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाती है। पहला एक्सरसाइज आई थिंक समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज
2.2 जो है ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये कुछ सवाल हैं, कुछ इक्वेशंस हमें दी हैं, इनके हमें जीरोस निकालने हैं, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। एग्जाम में एक प्रबल दावेदार है ये 2 या 3 नंबर के सवाल का, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई 6x², अब मैं अगर प्रथम दृश्य देखूं तो ये इक्वेशन मुझे गलत लग रही है। क्यों? क्योंकि सर हमारी आदत क्या है, हमेशा x² फिर x फिर कांस्टेंट, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा पहला कार्य यही बनता है कि मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं। तो थर्ड वाले में मेरी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 3 18, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स और बीच वाले का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 18 जो है वो 9 2 होता है, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में से आपने 3x कॉमन लेना है, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों में से 1 कॉमन लेना है, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 3। तो आपने लिया यहाँ पे 2x माइनस 3 विच इज मल्टीप्लाइड विथ 3x प्लस 1। क्लियर हो गया? जी सर। अब आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि भैया जीरोस कौन कौन से होंगे। अभी तक आपने केवल फैक्टराइज किया है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो या तो x आएगा 3/2 या फिर आएगा -1/3, ठीक है। 3/2 कैसा है, -3 वहां जाएगा तो +3 होल डिवाइड बाई 2, ये +1 वहां जाएगा तो -1 होल डिवाइड बाई 3। तो x इक्वल टू 3/2 या फिर -1/3 हमारे दो जीरोस हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको बताऊंगा भैया आप अल्फा हो 3/2 और आप बीटा हो दैट इज -1/3, क्योंकि ये जरूरी है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलिए, वेरिफिकेशन नहीं होगा तो भैया ब्लू टिक कैसे आएगा। अब यहां देखो वेरिफिकेशन क्या होता है, तो वेरिफिकेशन ये होता है कि क्या हमारे जो जीरोज हैं वो नियमावली को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। सर कैसे नियमावली, देखो वेरिफिकेशन में दो पार्ट, पहला क्या सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है या फिर नहीं। सॉल्व कैसे करते हैं इसको वो बहुत ध्यान से समझना कि पहले आपने लिखा LHS दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा ऐड करने पे 3/2 प्लस की जगह -1/3, करेक्ट है। बीटा की वैल्यू -1/3 थी, हमें अल्फा प्लस बीटा करना है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एलसीएम लेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये भैया इंटू 3 हो जाएंगे, ये भैया इंटू 2 हो जाएंगे। 3 3 9 माइनस 2 हो जाएगा 7/6, करेक्ट है, बिल्कुल सर। अब यहां देखिए RHS पे ध्यान दिए बिना वेरिफिकेशन कभी हो नहीं पाएगा भैया। दुनिया में कभी भी दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है तब निर्णय लिया जाता है, तो यहां भी होगा RHS मतलब -b/a। अब b और a आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन से नहीं लेंगे वरना गलती हो जाएगी। लोग क्या बोलेंगे कि सर इसमें तो मिडिल टर्म -3 है, वो हो जाएगा ना। जो b होता है वो सदैव x का कोएफिशिएंट होता है, उसकी पोजीशन कहीं भी हो, तो वो है -7। तो ये एक माइनस फॉर्मूले का, दूसरा माइनस आपके जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका ऑलरेडी लगा हुआ, होल डिवाइड बाय a की वैल्यू 6, तो ये भी 7/6, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्या दिखाया हमने यहाँ पे, क्या सिखाया आपको कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो होगा b की वैल्यू, वो कहीं भी हो, चाहे लास्ट में खड़ा हो, चाहे मध्य में खड़ा हो, चाहे पहले खड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो एक वेरिफिकेशन हुआ, इसमें सेकंड वेरिफिकेशन और होना है, उसके बिना हम वेरिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कह सकते। सेकंड में होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको भी जरा देख लेते हैं। इसका LHS जब हम करेंगे तो हमें दोनों हमारे
इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, जीरोस को। तो LHS हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कुल मिला के बच गया -1/2। फेयर इनफ जी सर। RHS की यदि मैं बात करूं यहां पे तो वो हो जाएगा कितना सर, वो हो जाएगा C/A। ठीक है, C/A जब हम देखेंगे तो C की वैल्यू होती है आपका कांस्टेंट टर्म विच इज -3/A विच इज 6। -3 और 6 एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कैंसिल होके -1/2। ऊपर वाला वेरिफिकेशन सम वाला वो भी सही आ गया, नीचे वाला वेरिफिकेशन मल्टीप्लिकेशन वाला वो भी सही आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे नीचे, हेंस वेरीफाइड, कि इसके जीरोस इसी के हैं, किसी और के नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो, यहां पे मैं देखो स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं, सवाल आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब देखो यहां पे कुछ कुछ तो बहुत सिंपल है, जैसे ये देखो सिंपल है, ये भी सिंपल है ना, उसके बाद ये वाला भी सिंपल है, आपके पास कांस्टेंट है ही नहीं, तो इन दोनों में से 4u कॉमन लेके अंदर आप u+2 लिख दोगे, आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये भी समझना है इन डिटेल तो भैया हमने ये करवाया है पहले, अब क्योंकि एग्जाम का टाइम है, समय थोड़ा कम है, इसलिए हम आपको थोड़ा ध्यान रखने को बोल रहे हैं। यहां देखो 5th वाला एक बार मैं आपके लिए कर देता हूं कि t² - 15 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। भैया दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है ना, तो अगर इसके पास नहीं है t वाला वेरिएबल तो कोई बात नहीं, हम उसके बिना ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे देखोगे तो a² - b² का लॉजिक लग रहा है, सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अरे भैया मिडिल टर्म है ही नहीं तो काहे की स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे कोई रूल नहीं कि हर बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना है, आपको जो कौन सा समझ में आ रहा है। तो इसके हिसाब से a² - b² के तहत एक बार आएगा a - b और दूसरी बार आएगा a + b। तो अब जब आप इसको निकालोगे आपके जीरोस आएंगे, देयरफॉर t = या तो +√15 या फिर -√15, है ना, बिल्कुल सर यही होगा। तो अब देखो अगर आपके 2 जीरोस आ गए हैं तो आपका काम काफी हद तक हो गया। आप लिखोगे एक तरफ की अल्फा है -√15 और बीटा है +√15। चलिए ये तो आपने जीरोस बता दिए, अब इनका वेरिफिकेशन किए बिना हम घर तो जा नहीं सकते, है कि नहीं भैया, वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर, वेरिफिकेशन के नियम आपने सिखाए हैं, बस उसी को अप्लाई करना है। देखो प्रोसेस सिंपल है भैया, झूठ क्यों बोलूं मैं आपसे, बस आपको क्या रखना है, संयम बना के रखना और सही से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन में आपके पास 2 आते, एक तो अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। यहां पे अल्फा की वैल्यू हमने लिखी है -15, तो पहले हम LHS लिख के बोल देते हैं कि हम LHS को शुरू कर रहे हैं, विच इज अल्फा + बीटा विच इज इक्वल टू कितना, अल्फा की वैल्यू लिखी है -√15, बीटा की वैल्यू +√15, प्लस माइनस माइनस कैंसिल होके 0। दूसरी ओर आपका है RHS विच इज -b/a। अब देखो ये हो जाएगा -b/a। जैसे ही मैंने अपने पॉलिनोमियल को देखा उसमें तो -b/a है ही नहीं, क्यों, क्योंकि सर आपने जो वेरिएबल था सिंगल पावर वाला वो तो लिखा ही नहीं है, वो तो सवाल में दिया ही नहीं है, तो जो है नहीं उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो -0 होल डिवाइड बाय 1, तो कुल मिला के ये हो गया 0। इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहां देखिए LHS RHS वेरीफाई हो गए, दूसरी ओर मल्टीप्लीकेशन भी तो वेरीफाई करना है भैया, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अब इसका LHS देखो, तो इसका LHS होता है भैया अल्फा इंटू बीटा, तो -√15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा √15, रूट पुराने दोस्त से मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपको -15 के रूप में आंसर देंगे। वहीं दूसरी ओर RHS में यदि मैं देखूंगा तो वो हो जाएगा C/A विच इज अगेन कांस्टेंट दैट इज -15 अपॉन A की वैल्यू 1 विच इज इक्वल टू
15। दोनों पक्ष बराबर, ऊपर भी वेरीफाई हो गया, नीचे भी वेरीफाई हो गया, तो हमारे आंसर सही है। इस बात पे हम श्योर हो सकते हैं। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अच्छे सवाल थे ये। अब वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे तो आपको पता होगा कि हमने ये भी रिवाइज किया था कि अगर जीरोस पता हो तो उससे पॉलिनोमियल कैसे बनाना है ना। ये आपको सिखाया गया था, आपको रिवाइज कराया गया था। तो पिछले पार्ट में, पिछले सवाल में हमने क्या किया, हमें पॉलिनोमियल दिए गए थे, उनके जीरोस निकाले, फिर उन्हें वेरीफाई किया। यहां पे हमें जीरोस दिए गए हैं, अब इनसे पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, चलिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा लो, मुझे लग रहा था कि जीरोस दिए होंगे और सम एंड प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा ना। आपको सम एंड प्रोडक्ट निकाल के दिया है, बस आपको जीरो बना के देना है। तो ये 2 नंबर का बढ़िया सवाल हो जाएगा। देखो कैसे, पहले वाले के हिसाब से जो आपके जीरोस हैं उसका सम है 1/4, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो है -1, ठीक है। अब जो सिद्धांत हमने पढ़ा है यहां पे वो कहता है कि P ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल, P ऑफ एक्स जो बनेगा इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस सम की जो वैल्यू है वो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। आपको बस इतना याद रखना है। सर अगर डायरेक्टली जीरोस दिए हों तो फिर आप पहले सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद अपना जवाब बताएंगे। तो यहां देखिएगा, आपका P ऑफ एक्स हो जाएगा, अगर मैं क्विकली आपको यहां पे रिवाइज करवाऊं कि ये कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, तो देखो P ऑफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज, माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद, इधर पे x क्योंकि बाहर माइनस साइन है, प्लस प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा -1, राइट, ऐसा ही होगा। अब ये देखिए P ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। लेकिन हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि भैया एक काम करो, वो जो डिवीजन में है उसको सबके पास भेज दो, तो आपका पॉलिनोमियल पता है फाइनली क्या हो जाएगा, P ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये आपका एलसीएम लेने के बाद फाइनल पॉलिनोमियल होना चाहिए। इज दिस क्लियर? जी सर, एनी आपत्ति? नो सर, एनी विपत्ति? नो सर, क्लियर है। चलिए ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा लेते हैं तो भी काम बन जाएगा हमारा, जिसमें आपके पास कुछ आड़ा तिरछा हो। बस आपको करना क्या है, वैल्यू रख के अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा है तो एलसीएम लेके छोड़ देना है। यहां देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ गया 0 और √5, ठीक है, 0 और √5 पॉजिटिव है। चलिए P ऑफ एक्स क्या कहता है, P ऑफ एक्स होता है x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। ये हमने इनको रख दिया, ठीक है। अब P ऑफ एक्स जो है अपना वो क्या हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा x² प्लस √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स करने पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो गिवन नंबर्स थे वो क्या थे, वो सम एंड प्रोडक्ट थे, तो हमने डायरेक्टली रख दिया। कई बार एग्जाम में क्या होगा कि आपको अल्फा और बीटा दिया होगा सीधे सीधे, फिर वहां से आप पहले सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल में रखेंगे, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का सवाल आता है तो हो सकता है बेसिक वाले पेपर में ऐसा ही आ जाए, स्टैंडर्ड वाले पेपर में हो सकता है कि आपको डायरेक्टली अल्फा बीटा दे दे और बोले फिर बनाओ पॉलिनोमियल। तो जब आपको अल्फा बीटा दे देंगे तो आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, फिर उसको इक्वेशन में रख के अपनी इक्वेशन बता सकते हैं। ये क्लियर हो गया? जी सर, हमने आपको प्रैक्टिस करा दी बढ़िया से, 2-3 बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी और में डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहां पे हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, उनको एक बार रेफर जरूर करेंगे। चलिए अब आइए कुछ एग्जाम्पलर जो कि के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, वो आपको दिखा दें, क्योंकि आप में से बहुत लोग एग्जाम्पलर प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो पूरी मत करो बोर्ड के लिहाज से, एटलीस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां से पिकअप करके जाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जैसे पहला सवाल है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस kx प्लस k वेयर k इज इक्वल टू 0, ठीक है।
वेयर k इज इक्वल टू 0 आपको बताना है कि इसके जीरोस कैसे होंगे। अब यहां देखो आपका जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसके जीरोस के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, अब एक बात समझो कि जो ये के एक्स प्लस के है इस पूरे को अगर आप देखोगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना। एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव आंसर देगा, के एक्स करने पे पॉजिटिव आ रहा है और के भी पॉजिटिव है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू यानी मेरे जीरोस, ठीक है, x की वैल्यू इसमें मैं 2 रख सकता हूं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, राइट। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो मेरा जो x p ऑफ x है उसका रिजल्ट कैसा आएगा। सर अगर मैंने पॉजिटिव रखी तो p ऑफ x में क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो भी जुड़ के आंसर पॉजिटिव कर देगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये देखिए ये भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव रख दी तो जो साइन चल रहा है वही मेंटेन रहेगा और चीजें ऐड होके पॉजिटिव आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इसमें अगर एक केस में 0 का भी ले लूं, ठीक है, तो 0 के केस में p ऑफ x क्या हो जाएगा। सर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, पर ये k रह जाएगा तो यहां पे हम उसको लिख देंगे कि वो केवल k के बराबर रहेगा। नेगेटिव रखने पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव रखने पे ये होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होके कैंसल होके आंसर शायद 0 तक पहुंच जाए। तो यहां पे प्रबल चांसेस हैं कि p ऑफ x 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव रखने पे मेरा पॉलिनोमियल आपस में कैंसिल होके 0 के बराबर हो सकता है। तो आप यहां पे क्या बोलोगे, ऑप्शंस में सबसे बेहतर ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो कह रहा है कि कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकते क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो वो इंक्रीज होके होके आगे बढ़ता जाएगा। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे इस बात पे तो हम श्योर हैं। ठीक है, आर ऑलवेज अनइक्वल, इस पे भी हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें अभी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स की कोई जानकारी नहीं है। तो फिलहाल कुछ भी कह पाना कि वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना जरूर पॉसिबल है कि वो दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। वजह बहुत सिंपल है क्योंकि पॉलिनोमियल के सारे जो टर्म्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं, उसमें अगर x की वैल्यू और पॉजिटिव डाल दी जाएगी तो वो आगे ही बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव ही होते जाएंगे। नेगेटिव होने का या एक दूसरे को कैंसल करने का उनको कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? जी सर, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या एमसीक्यूज में एग्जाम्पलर का। तो ये देखो, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c equal to 0 where c is not equal to 0 are equal then। अब ये समझो, ये कह रहे हैं कि जीरोस इक्वल है, तो अगर मान लो मेरा अल्फा और बीटा ये दो है जीरोस, ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी p और बीटा की वैल्यू भी p। ठीक है, अब सवाल देखो क्या बोल रहा है, c and a have opposite sign, c and b have opposite sign, c and a have same sign, c and b have same sign। चलिए अब हम ये पता कैसे लगाएंगे, तो देखो c b a आपस में मिलते कब हैं, जब वो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की पार्टी में आते हैं ना, अदरवाइज तो वो तीनों अलग अलग रहते हैं, बस बीच में उनके प्लस का साइन है, पर तीनों है इंडिविजुअल अलग अलग। तो जब उनको सम ऑफ जीरोस करने के लिए बुलाया जाता है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहां पे देखोगे तो माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब p प्लस p इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे तो 2p इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब ये समझना, ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं यहां पे बहुत ध्यान से समझना। वहीं दूसरी ओर है कि अपना अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने पे आता है c बाय ए के बराबर। मल्टीप्लाई करना मतलब p इंटू पी इज इक्वल टू सी बाय ए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अब जब भी आप एमसीक्यू के आंसर मार्क करते हैं मेरे भैया, तो सबसे श्योर जिस चीज पे होते हैं उस पे टिप्पणी करते हैं। अब यहां पे बी और ए के बीच में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव अभी कुछ कह नहीं सकते, है ना। पर मैं इस पे अगर चर्चा करूं तो यहां पे मेरे पास है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर, पी की कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी हो, ठीक है, ये हमेशा स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के रूप में मिलेगा आपको सी बाई ए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो मैं केवल अगर साइन की बात करूं, सी बाई ए को पॉजिटिव आने के लिए दो ही तरीके हैं, ठीक है। या तो दोनों सी और ए दोनों पॉजिटिव हो जाएं, तब सी बाई ए पॉजिटिव आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव करने पे पॉजिटिव ही मिलेगा। या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि अगर एक नेगेटिव हो गया तो सी बाई ए करने पे नेगेटिव मिलेगा, विच कैन नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो यहां पे पहले पार्ट में जहां हमारा ज्ञान थोड़ा सा सीमित रह गया जानकारी के अभाव में, यहां पे हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि सी और ए का साइन सेम होना चाहिए, तब ही हमारा काम बनेगा। कौन सा वाला? ये इक्वल होने वाला, अन्यथा तो नहीं बनने वाला। इज दिस क्लियर? जी सर। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन सी मार्क होगा, क्योंकि इस वाले के बारे में हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते। इधर पे जो जानकारी है उसके हिसाब से ये दो केस बनेंगे, इसके अलावा कोई केस सी नेगेटिव ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव सी पॉजिटिव तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में आपका यहां पे मिसमैच हो जाएगा जिसके लिए सवारी सामान की खुद जिम्मेदार होती है, मिसमैच करना अलाउड नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। चलिए, स्क्रीन क्लियर हो गया। ऑप्शन सी क्यों मार्क हुआ? क्योंकि बाकी के बारे में जानकारी का अभाव है, जब तक पूरी इक्वेशन नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं कह सकते। देखो एक और ऐसा क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अब ये ध्यान से समझना, इसका क्या मतलब है कि सर जो दो जीरोस थे अल्फा और बीटा, उसमें से एक अगर p है तो दूसरे की वैल्यू है उसका नेगेटिव, दैट इज माइनस p, ठीक है। ये कह रहा है वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। तो एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो एक की वैल्यू p दूसरे की वैल्यू माइनस p, अल्फा की वैल्यू p बीटा की वैल्यू माइनस p। अब यहां समझिए, अब अगर हम देखें हमारे पास तो भैया दो ही नियम है, एक सम वाला और दूसरा प्रोडक्ट वाला। अब अगर आप इसको देखेंगे तो सम मतलब हो जाएगा p प्लस माइनस p, आपके दोनों जीरोस का एडिशन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, p माइनस p हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो इक्वल टू माइनस बी, कुल मिला के b की वैल्यू आ जाएगी जीरो। और आपने a की वैल्यू अगर जीरो बोली तो वो असंभव है। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी पॉलिनोमियल में a की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, और यहाँ पे a जीरो हो नहीं रहा है, a जीरो में समा रहा है, मतलब a जीरो से मल्टीप्लाई हो गया है, तो उसमें तो किसी की गलती नहीं है। तो यहां से मुझे क्या मिला? b की वैल्यू जीरो। अब उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, कंफ्यूज कर रहा है हमको, देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है वो, ऐसे कि माइनस बी बाय ए का जो नियम है वो बेसिकली नियम ऐसा नहीं है। वो नियम कैसे चलता है? नियम चलता है कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत बार व्यक्ति माइनस बी बाय ए के फ्लो में चलता है, तो यहां देखता है बी की वैल्यू जीरो, मतलब लास्ट वाला जीरो, तो वो गलत आंसर मार्क कर देगा। तो आप क्या करोगे? यहां पे ऐसे समझो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ ए बनाम बी। तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, तो हमें कंफ्यूजन लग रहा है। तो a इक्वल टू जीरो आने का यहां पे हमारा मतलब है कि x का कोएफिशिएंट आ गया जीरो, और x को हम अगर शब्दों में कहें तो वो हो जाएगा लीनियर टर्म, ठीक है। इसकी लीनियर टर्म नहीं होगी क्योंकि a की वैल्यू यहां पे जीरो हो गई, ठीक है। मतलब
x का कोएफिशिएंट 0 हो गया, मतलब लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट 0 हो गया, मतलब लीनियर टर्म नहीं रहेगी। तो इतना करने पे ऑप्शन सी और डी तो गायब हो गए, बचे ऑप्शन ए और बी। अब उसमें हमें क्या देखना है, हमें कांस्टेंट टर्म की बात करनी है, जो कि हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो अल्फा बीटा होता है फॉर्मूला कितना, कांस्टेंट बनाम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इन्होंने बेसिकली थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया है व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए, कि ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया। पर अगर आप इसको रट्टोफाई करके नहीं आए और ऐसे कॉन्सेप्चुअली याद करके बैठे हैं कि सम कैसे होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे कांस्टेंट बनाम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये हो गया p इंटू माइनस पी इज इक्वल टू बी बाय 1। क्यों भैया, क्यों भैया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो यहां पे हमने भी लिख दिया 1, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। चलिए अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। पी स्क्वायर को अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो वो स्वयं पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पर उसके बाहर एक माइनस साइन है, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अब उसके पास नेगेटिव होने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तो माइनस है, नेगेटिव है आपके बी की वैल्यू, यहां पे बी है आपका कांस्टेंट पार्ट। बी कौन है, बी है कांस्टेंट पार्ट, तो मतलब कांस्टेंट पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया क्लियरली। थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा है, लेकिन आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिनोमियल से यदि हमने वैल्यू वाला क्वेश्चन दे दिया आप सब यूं सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहां पे काफी लोग फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ की बातें कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की सबसे पहली निशानी क्या होती है, उसका शेप, विच इज मोर लाइक यू, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी में जो आपका ग्राफ है वो 2 बार टर्न ले रहा है, ठीक है, जबकि बाकी सब में पैराबोला बनाते हुए एक ही बार टर्न लिया गया है। ये देखो यहां पे भी और यहां पे भी, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा जवाब है, क्योंकि इन्होंने नॉट बोला है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। तो अगर वैसे देखेंगे तो यहां पे ऑप्शन डी नहीं है, बाकी तीनों तो हैं। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल सर, तो स्क्रीन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक अच्छा सवाल सॉल्व करने के लिए कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 बाय फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। चलिए शुरू कैसे करेंगे इसको, तो सर सबसे पहले अगर हमें बोला है कि फैक्टराइज करके जीरोस निकाल दो तो पहले वही करना पड़ेगा। तो p ऑफ x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। हम में से बहुत लोग इसको देख के डर जाएंगे कि भैया सर हमने तो बचपन से केवल नंबर्स वाला किया है, नेचुरल नंबर्स वाला, ये फ्रैक्शन वाला आ गया, हम कैसे करेंगे। जैसे नॉर्मली करते हो तो आपके इसके 2 हिस्से होंगे, आपको जिनको ऐड करने पे 7/2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे अगर हम देखें तो पहले और आखिरी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब 3/2 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर्स जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7/2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 3/2 आ जाए। अब आपको वो सोचने हैं, ठीक है, कैसे सोचोगे, क्या करोगे वो आप मुझे बताओ। ठीक है, क्या करें इसको हम, तो सर 3/4 को जब हमने यहां पे देखा 3/2 आना चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय, तो देखो 7 जो है उसको अगर मैं ब्रेक करूं, 7 को ब्रेक करूं ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, तो देखो 3 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई करने पे कब आता है सर, 3 1 जा 3, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है सर। 7 को देखो अगर आप ब्रेक करोगे तो 1 6 ना 2 5 ना 3 4 ना 3 4 माइनस करने पे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद फिर
क्या करोगे सोचो इसको। सर ऐसे तो बात नहीं बन रही है, मतलब समस्या आ रही है। कोई इजी सॉल्यूशन है क्या इसका? तो देखो एक इजी चीज है जो आप कर सकते हो, वो है एलसीएम ले लेना इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो फिर आपका p ऑफ x मॉडिफाई हो जाएगा और आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर 2 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, इन भैया को तो 4 से करना पड़ेगा, तो इनको 4 से करेंगे, इनको 2 से करेंगे, इनको 1 से करेंगे। तो आपका पॉलिनोमियल अब चेंज हो जाएगा 4 2 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3। ये क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल जो कि पहले फ्रैक्शंस में था और हमें तकलीफ दे रहा था, अब वो हमारा थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में आ गया। आपने क्या किया, आपने बेसिकली उसका एलसीएम ले लिया। तो यहां पे कुछ नहीं था, तो ये 1 था, तो इसमें इंटू 4, इसमें इंटू 2, इसमें इंटू 1, ठीक है। अब ये देखो इतना किया आपने। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको गुणा करने पे आपको मिले 24, क्योंकि 8 3 से 24 हो जाएगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 14 मिलना चाहिए। अब आपने 24 के जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सोचना विचारना शुरू किया, तो एक फैक्टर मिल जाएगा आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स, 12 और 2, 12 2 जा 24, 12 प्लस 2 करने पे 14। तो यहां पे बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए, जहां पे हम फ्रैक्शन से डील करते समय इतनी मेहनत कर रहे थे, यहां तो हमें तुरंत ही विद इन फ्यू मिनट्स अपना आंसर मिल गया। पहले दोनों में से आपने 4x कॉमन लेना है, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3। दूसरे दोनों में से आपने +1 कॉमन लेना है, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 3। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो आ गया 2x प्लस 3 ते दूजा आ गया 4x प्लस 1। क्या काम यहाँ पे समाप्त होता है? बिल्कुल नहीं सर। अब हम इसमें से निकालेंगे x की वो वैल्यूज जिस पे हमारा पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो जाता है। तो वो हो जाएंगी, एक तो -3/2, ठीक है, +3 साइड चेंज करेगा तो -3 और डिवाइड बाय 2। दूसरी तरफ -1/4, ठीक है। अब हमने अभी एमसीक्यूज में रिवाइज किया था कि अगर सारी टर्म पॉजिटिव होंगी तो जो x की वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी नेगेटिव। तो देखो यहां पे साबित भी हो रहा है। कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पाएंगे कि ये x की वैल्यू -3/2 क्यों आई। तो देखो रफ वर्क में जाओ, 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखो तो आपको मिलेगा 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3/2। अब आपके मन में दूसरा सवाल ये आएगा कि सर आपने 2x प्लस 3 को 0 के बराबर ही क्यों रखा? क्योंकि यहां समझो मुझे पॉलिनोमियल को शून्य बनाने वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो उसका एक तरीका यह है कि मैं पॉलिनोमियल से ही बोल दूं कि भैया तू चुपचाप शून्य बन जा, फिर वो वैल्यू मैं पता लगा लूंगा। अब देखो भैया हमारे पास दिमाग है तो अपन उसको उपयोग तो करेंगे ही। तो मुझे ये दोनों जो फैक्टर्स मिले हैं, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से पॉलिनोमियल बन रहा है। वो पॉलिनोमियल पूरा शून्य के बराबर होना चाहिए। तो जो दो फैक्टर्स हैं, अगर आप देखोगे समझोगे यहां पे कि 0 × 4 करने पर भी 0 आ सकता है, 4 × 0 करने पर भी 0 आ सकता है। तो दोनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर 0 के बराबर हो सकता है, और ऐसा करने पे हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल भी शून्य के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रखा और x की वैल्यू पता लगाई जिसपे पॉलिनोमियल एग्जैक्टली शून्य के बराबर हो जाए। पर क्या हमारा कार्य यहां पे समाप्त होता है? अभी नहीं सर, अभी तो आपने केवल जीरोस निकाले हैं, अभी उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस होना बाकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सबसे पहले हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि हमारे जीरोस हैं, एक -2/3 कि -3/2 सॉरी, एक -3/2, तो जो बीटा है वो है -1/4। चलिए अल्फा बीटा आ गए। वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास दो नियम है। पहला कि भैया इनका सम करने पे -b/a के बराबर आएगा। तो फर्स्ट लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इक्वेशन के दो पक्ष, एक LHS जिसमें हम ऐड करेंगे तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
-3/2 प्लस ये हो जाएगा -1/4। इसको आप आगे बढ़ाओगे तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा -3/2 -1/4। एलसीएम इनका भी आ जाएगा 4, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान कार्य होना चाहिए। आपने लिया यहाँ पे तो -6 - 1 होल डिवाइड बाय 4 दैट इज -7/4। ये क्लियर है जी सर। ये प्योरली कैलकुलेशन बेसिस पे आया है, हम घर से कुछ भी याद करके या लिख के नहीं लाए थे, है कि नहीं। दूसरी ओर आपके आरएचएस को जब आप देखोगे तो वो है -b/a। अब आप चाहें यहां पे तो या तो ओरिजिनल इक्वेशन से उठाएं या फिर जो हमने एलसीएम लेने के बाद बनाई उससे उठाएं, बात बराबर ही है। मेरा मन है कि मैं ओरिजिनल इक्वेशन का यहां पे यूज करूं, तो माइनस ऑफ जो कि फॉर्मूले का है और हमारे जो कोएफिशिएंट हैं वो तो पॉजिटिव ही हैं, तो -7/2 बनाम 2। अब ये तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा -b/a इज इक्वल टू -7/4। दोनों तरफ दैट इज एलएचएस और आरएचएस में -7/4 आया, तो यहां पे हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ऐसा कहना गलत है, क्यों? क्योंकि सर अभी तो आपने सिर्फ सम ऑफ द जीरोस का निकाला है वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी निकालिए तब बात कंप्लीट होगी। बिल्कुल ठीक का भैया आपने। देखो अधूरा काम करोगे तो टीचर नंबर भी अधूरे ही देगी, है ना। तो ये अपन ने अभी कर लिया सम ऑफ द जीरोस का। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे जिसमें आप फोकस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट पे अपना अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इसमें भी दो पक्ष, एक LHS दूसरा RHS। LHS में अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ -3/2 एंड -1/4। तो ऊपर तो -3 से -3 मल्टीप्लाई हो -1 से मल्टीप्लाई होके +3 बन जाएगा, नीचे 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा हो गया। अब आ जाओ RHS वाले पार्ट पे। RHS में होता है c/a, तो यहां पे c की वैल्यू है ओरिजिनल वाले पॉलिनोमियल में 3/4 और a की वैल्यू है 2। फिर से फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना आपके लिए दिक्कत की बात नहीं होगी। आंसर आया 3/8। तो यहां पे भी LHS RHS वेरीफाइड हो गए। तो आप इसके बाद लिख सकते हो कि हेंस वेरीफाइड। कृपया करके हेंस की स्पेलिंग HENS मत लिख के आ जाना एग्जाम में, टीचर हंसेंगे अलग, नंबर अलग काट देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। तो यहां पे स्क्रीन की सफाई हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त। क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x(s² - 1 + 2√2s + √2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, फैक्टराइजेशन का मेथड का इस्तेमाल करते हुए दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। कितना मुश्किल है सर? दिखने में तो है मुश्किल लेकिन है नहीं असल में। वेरी गुड। चलिए यहां पे देखिए, p ऑफ x है आपका ट्वाइस ऑफ s² माइनस ऑफ 1 + 2√2 होल मल्टीप्लाइड विथ s + √2। अब जो पहला कार्य मैं कर रहा हूं यहां पे वो ये कि बीच में ब्रैकेट बना हुआ है, इसको मैं जरा ओपन अप कर रहा हूं। तो जब मैंने इसको ओपन अप करने का प्रयास किया, मेरा p ऑफ x हो गया 2s² माइनस s, क्योंकि 1 × s करने पे -s है ना, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस ऑफ 2√2s + √2। यही होगा जी सर। अब यहीं से आपका फैक्टराइजेशन देखो कितना इजीली स्टार्ट हो गया है। पहले दोनों में से आपने s कॉमन लेना, अंदर आएगा 2s - 1। दूसरे दोनों में से आपने माइनस ऑफ √2 कॉमन लेना है। तो ये भैया पॉजिटिव हैं, नेगेटिव थे पर आपने माइनस साइन बाहर ले लिया तो पॉजिटिव बन जाएंगे 2s, और वो √2 अकेला था, आपने पूरा का पूरा बाहर खींच लिया तो वो हो जाएगा 1। लेकिन था पॉजिटिव, आपने खींचा नेगेटिव, तो अंदर बैलेंस करने के लिए एक माइनस साइन और हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो माइनस जोड़ के एक प्लस बनता है ना भैया। आपने एक माइनस बाहर खींच दिया तो दूसरे वाले माइनस को अंदर रहना पड़ेगा ना, वरना तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब यहां देखिए, p ऑफ x हो जाएगा आपका 2s - 1 × s - √2।
ये क्लियर है जी सर। अब यहां पे देखिए, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपके s की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू या तो 1/2 आएगी, क्योंकि -1 साइड चेंज करेगा तो +1 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, या फिर आ जाएगी √2, वहां जाएगा तो केवल √2, ठीक है। चलिए, ये आपके s की वैल्यू हो गई, मतलब आपके वेरिएबल पार्ट्स की दो वैल्यू जहां पे आपका पॉलिनोमियल शून्य हो जाता है। इसके बाद की कार्रवाई क्या है, तो सर अल्फा की वैल्यू डिसाइड करेंगे हम दोनों में से एक, विच इज 1/2, बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी √2, बिल्कुल। अब यहां पे देखो वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जा, वेरिफिकेशन का पहला नियम कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, बल्कि, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू तो आप क्या करोगे, पहले LHS की बात करोगे, LHS मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहां पे हो जाएगा वो 1/2 प्लस √2, है ना। चलिए, अगर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 + 2√2 होल डिवाइड बाय 2। ये क्लियर है। इससे ज्यादा कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं है, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। आपने एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आरएचएस की चर्चा किए बिना तो हम घर जा नहीं सकते, तो भैया आरएचएस हो जाएगा -b/a, जिसमें -b मतलब आपके कौन से सेकेंड वाले का, आपके x का कोएफिशिएंट, तो वो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कितना सर, एक माइनस फॉर्मूला का जो कि दिया हुआ है, देखो b के आगे, दूसरा हमारे क्वेश्चन में जो माइनस साइन है वो लगेगा, तो ये एक फॉर्मूला का, दूसरा हमारे क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद वैल्यू आएगी 1 + 2√2, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, होल डिवाइड बाय, नीचे आएगा b/a, a की वैल्यू है मतलब x² का कोएफिशिएंट पावर 2 वाले का कोएफिशिएंट विच इज 2। अब यहां पे ये जो दो माइनस है आपस में उनकी लड़ाई हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा RHS एज इक्वल टू 1 + 2√2 बनाम 2। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति ना सर। अब यहां पे आप कर सकते हैं तीसरे पार्ट की ओर प्रस्थान, जहां पे आपको करना है, क्या करना है सर, यहां पे हमको करना है तीसरे वाला वेरिफिकेशन विच इज अल्फा इंटू बीटा। तो सेकेंड वेरिफिकेशन हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, LHS की बात करोगे, LHS में अल्फा बीटा मतलब दोनों जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2, चाहे तो कैंसिल करें, चाहे तो इसको √2 बनाम 2 लिख के छोड़ सकते हैं, आपके लिए एक ही बात है, ठीक है। वहीं RHS की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा c/a, c मतलब कांस्टेंट पार्ट विच इज √2 एंड a मतलब x² या पावर 2 वाले का कोएफिशिएंट विच इज आल्सो 2, तो √2 बनाम 2 हो गया, मतलब कुल मिला के LHS RHS आपस में इक्वल हो गए। और अब क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो आप क्या बोलोगे, हेंस वेरीफाइड, मतलब हमने पूरा वेरिफिकेशन कर दिया कि हमारे द्वारा निकाले गए जीरोस सही हैं इक्वेशन के हिसाब से, हमारे पॉलिनोमियल के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अच्छे सवाल हैं ये, 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं। स्क्रीन क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन जो हमारा, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिया है, तो आपको वो पॉलिनोमियल पता लगाना है, फिर उसके जीरोस भी पता लगाने। तो इस टाइप के सवाल 3 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि आपको मेहनत क्या करनी है, पहले तो पॉलिनोमियल फाइंड करने की मेहनत करनी है, फिर उसके जीरोस पता लगाने की मेहनत भी करनी है। चलिए, तो सवाल के हिसाब से जो आपका सम है, ठीक है, वो कितना है, तो सर सम दिया है सवाल के हिसाब से, अगर हम देखें तो हमें दिया गया है √2, तो सम हो जाएगा आपका √2 और जो प्रोडक्ट है वो है -3/2। चलिए, अब हमने क्या नियम पढ़ा है सर, हमने नियम ये पढ़ा है कि p(x) जो होता है वो हमेशा होता है किस तरीके से, तो सर वो हमेशा से कार्य करता है x² - सम
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। बस यहां पे आपको वैल्यू रखनी है। तो चलिए पी ऑफ एक्स यहां पे मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ √2 आया है तो माइनस ऑफ √2 एक्स प्लस यहां पे प्रोडक्ट के लिए -3/2 है तो प्लस माइनस माइनस करके डायरेक्टली -3/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, तो पी ऑफ एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 3। एलसीएम लिया आपने, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार, आपका पॉलिनोमियल माफ कीजिएगा, कुछ इस प्रकार डेवलप हुआ है। क्या हमारा कार्य यहीं पे समाप्त होता है? बिल्कुल नहीं सर, अभी इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो चलिए अगला मिशन है इसके जीरोस को फाइंड करना। तो पी ऑफ एक्स है अपना 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2 एक्स और साथ में हो जाएगा -3। अब एक बात समझिएगा, ठीक है, जो हमारा नियम कहता है वो ये कहता है कि भैया जो पहला और आखिरी है मल्टीप्लाई करने पे उसके बराबर आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2√2। अब एक बात आपको यहां पे फर्स्ट चैप्टर से याद आनी चाहिए कि जब आप इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों के पास सेम इर्रेशनल नंबर हो। वो आपको याद होगा अपन जो चर्चा करते हैं कि भैया सेम पूंछ होनी चाहिए बेसिकली। तो यहां पे जो इनके हम दो पार्ट्स करेंगे ना ये 2√2 के, इसमें दोनों के पास √2 होना चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पे आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1√2 एक्स माइनस 3। 1√2 बेसिकली वो √2 है, 1 लिखना आपको ना लिखना एक ही बराबर है, ठीक है। देखो -3√2 प्लस √2 प्लस माइनस इज माइनस, 3 - 1 इज 2, ये क्लियर हो गया। और क्योंकि दोनों के पास √2 था इसलिए ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाता। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू √2 इंटू √2 दैट इज हाउ मच, √2 इंटू √2 इज 2, 3 2 6। तो इंपॉर्टेंट क्या था यहां पे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय यह ध्यान रखना है कि दोनों जो आपके पार्ट्स होंगे ए और बी जिनको आप ब्रेक करोगे उन दोनों के पास √2 होना चाहिए, अन्यथा एडिशन नहीं हो पाएगा और मल्टीप्लाई करने पे प्रथम और अंतिम के बराबर आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं कि ऐसे ही रहने दें। सर ऐसे ही रहने दे दिए, सीधा यहां पे √2 कॉमन ले लीजिए। चलिए ये पी ऑफ एक्स जो है हमारा, अब उसको हम अगर आगे देखें तो जब मैंने √2 एक्स कॉमन लिया पहले दोनों में से, अंदर यहां पे आ जाएगा √2 एक्स। अब ये कैसे आया सर? देखो एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर एक अंदर, जो 2 है वो √2 का √2 से गुणा करने पे बनता है। आपने एक √2 बाहर खींच लिया, एक अंदर ही रह जाएगा। 3√2 में से आप 3 बाहर ले लेंगे तो √2 बाहर ले लेंगे तो केवल 3 बच जाएगा, -3। बाकी वाले में से केवल +1 कॉमन लेना है, बाकी सब तो सेम ही है कि √2 - 3 √2x - 3 मतलब। अब यहां देखिए आपका p ऑफ x के दो फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे, एक तो √2x - 3 और दूसरा जो इनको कॉमन लेने के बाद बचा दैट इज √2x + 1। इज दिस क्लियर? जी सर। तो आपके पास x की दो वैल्यू, एक वैल्यू आ गई 3/√2, ठीक है, दूसरी वैल्यू आ गई -1/√2। ये क्लियर हो गया? जी सर। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपके पास सेम ही तरीके से सम और प्रोडक्ट आ रहा है या फिर नहीं। आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, √2 से √2 मल्टीप्लाई, नीचे 2, 3 इंटू माइनस करने पे -3, सही है। वो अगर ऐड करके देखोगे तो 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 बनाम √2 इज इक्वल टू √2, सही है। मतलब हमने सही आंसर निकाला है। आपको यहां पे जो 3 अंक का सवाल आएगा उसमें करीब 1 नंबर या 1.5 नंबर ये इक्वेशन बनाने का होगा, पॉलिनोमियल फ्रेम करने का होगा, और दूसरा 1.5 मार्क मिलेगा आपको यहां पे जीरोस निकालने के लिए। विशेषकर ऐसे क्वेश्चन
जहां पे इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं उनको आप बहुत ही केयरफुली सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली आप नहीं करते हो ना, नॉर्मल प्रैक्टिस में आपने सिंपल नंबर्स किए होते, यहां थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन लोग। अब यहां देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यूज थोड़ी अलग है, पर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी हो जाए इसलिए हमने एक और ऐसा क्वेश्चन आपके समक्ष रख दिया है। ये भी एग्जाम्पलर का ही सवाल है, अच्छा सवाल है, जो कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट है 21/8 और 5/16, तो बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा, और फिर उसके जीरोस भी पता लगाओ। चलिए, तो भैया सम है 21/8, हमने लिख दिया सम इज 21/8, प्रोडक्ट इज 5/16, तो प्रोडक्ट लिख दिया आपने 5/16। चलिए, अब हमने जो पॉलिनोमियल बनाना सीखा है वो कहता है कि p ऑफ x वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, राइट? यही सीखा हमने अब तक। जी सर। तो चलिए, p ऑफ x में जहां जहां आपको जो जो पता है वो रखते जाओ, तो यहां एक्स स्क्वायर, यहां -21/8 एक्स प्लस 5/16। अब जितना मैथ हमने सीखा है, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा इंटू 16, यहां हो जाएगा इंटू 2, यहां हो जाएगा इंटू 1। तो मेरा पॉलिनोमियल अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सर? वो हो जाएगा p ऑफ x इज 16x स्क्वायर माइनस 21 2 इज 42x प्लस 5 के रूप में। इज दिस क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो यहां पे आपका इजीली पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। अब आपको इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं, तो हमने यहां पे स्क्रीन का पार्टीशन कर दिया। अब हम आ जाते हैं जीरोज फाइंड करने के प्रोसेस पे। तो ये तो आसान होना चाहिए। p ऑफ x है आपका कितना सर? 16x स्क्वायर प्लस -42x एंड प्लस 5। चलिए, अब यहां देखिए, मल्टीप्लाई करने पे सर 16 पंजे 80 आना चाहिए, 80, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना सर? ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 42। अब देखो यहां पे कितना आसान हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, -2x प्लस 5। 40 और 2 को ऐड करोगे, क्यों ऐड करोगे? दोनों माइनस वाले हैं, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 42x हो गया। मल्टीप्लाई करोगे 40 दूनी 80, 80, हमें कितना चाहिए? 16 5 80। तो यहां पे हमारी बात बन रही है, हमारा आंसर आ रहा है। तो p ऑफ x अब देखो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। यहां पे आप लोगे 8x कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x माइनस 5। यहां पे आप लोगे -1 कॉमन, तो 2x नेगेटिव का बन जाएगा पॉजिटिव, और 5 जो कि पॉजिटिव था माइनस साइन के बाहर आने से खुद बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए, अब यहां पे देखो आप p ऑफ x के दो फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं। एक हो जाएगा 2x माइनस 5 और दूसरा हो जाएगा 8x माइनस 1। क्लियर? x की दो वैल्यूज या तो 5/2 या फिर 1/8। अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 5/16 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। क्या दोनों को ऐड करने पे 21/8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। मतलब हमारा आंसर यहां पे सही है। इज दिस क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नथिंग एज सच। एंड आई थिंक आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने का तरीका यहां पे कवर हो जाता है। एंड हम आ जाते हैं सेशन के एंड की तरफ। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए, वहां से सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली चेक करते रहें। इन तीनों माध्यम पे कोई भी सेशन, कोई भी लेक्चर बिल्कुल भी पेड नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इनको कभी भी, कितने भी दिनों तक, कितनी भी बार देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बस पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत से
अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, नमस्ते।